राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमसे ज्यादा ही आप लोगों ने पढ़ी होगी। मैं पढ़ता बहुत कम हूं, मेरी ये कमजोरी है। सुन लेता हूं, सोचता हूं जरूर। तो उसका अध्याय 4 और अध्याय 22, अध्याय 4 में थोड़ा थोड़ा है, लेकिन अध्याय 22 पूरी तरह से वो भारतीय भाषाओं पर ही है। उसको आप देख लें, समय नहीं है, ज्यादा पुनरावृत्ति की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज मैं उसके पंक्तियां कोट करूंगा, इसलिए नोट करके ले आया हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अध्याय 22 जो भारतीय भाषाओं से संबंधित है, उसका 22.5 इसमें लिखा गया है, वो मैं पढ़ देता हूं। इसी के लिए इस कागज की ज्यादा जरूरत थी। दुर्भाग्य से भारतीय भाषाओं को समुचित ध्यान और देखभाल नहीं मिल पाई, जिसके तहत देश ने विगत 50 वर्षों में ही 220 भाषाओं को खो दिया है। ध्यान रखिएगा, ये आंकड़ा आपके सामने रखता हूं। ये चुनौती है। चुनौती की जो बात है, ये चुनौती है कि आगे लुप्त न होने पाए। यूनेस्को ने 197 भारतीय भाषाओं को लुप्त प्राय घोषित किया है। विभिन्न भाषाएं विलुप्त होने के कगार पर हैं, विशेषतः वे भाषाएं जिनकी लिपि नहीं है। मित्रों, चुनौती ये भी है, और ये बहुत बड़ी चुनौती है। अब करना क्या है, एक छोटी सी घटना बता देता हूं। जब भी कोई नीति आती है, इसके पहले 1986 में नीति आई थी, कौशल जी अभी आपको व्हाट्सएप किया हूं, उसका एक अभी वो अगर कोई चाहे तो बंटवा दीजिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 1986 में। उसके पहले भगवंतम की अध्यक्षता में, प्रोफेसर भगवंतम की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल गया अमेरिका। बाकी लंबी कहानी है, लेकिन अमेरिका की सरकार ने इस प्रतिनिधिमंडल को जिस व्यक्ति से मिलवाया, उसके सामने जब भगवंतम जी ने अपनी योजना बताई, प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य था कि अमेरिका की शिक्षा पद्धति का अध्ययन करके भारत में कैसे लागू किया जाए। मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं, यह शिक्षा नीति 2020 इस मामले में उस शिक्षा नीति से इसलिए भिन्न है कि यह भारतीय सनातन परंपरा के आलोक में तैयार की गई है, जिसकी चिंता है कि भारत को समृद्ध बनाया जाए। किस आधार पर? भारतीय भाषाओं के आधार पर। भारतीय भाषाओं के आधार पर ही शिक्षा का ताना बाना बुना जाए, जिसके केंद्र में शिक्षक होगा। ध्यान रखिए। अब क्या होता है, जब ये कमेटी वहां जाती है और बताती है कि हमारी ये योजना है, तो उसने कहा कि हमारे पास, यानी अमेरिका के पास, आपको देने के लिए कुछ नहीं। मुझे आश्चर्य है कि भारत जैसा देश अमेरिका की शिक्षा पद्धति का अध्ययन करके और उसे अपने यहां लागू करने की योजना बना रहा है। उसने यह भी कहा कि हम शिक्षा के मामले में बच्चे हैं, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास अकूत पैसा है और हम प्रयोग पर प्रयोग करते जा रहे हैं। लेकिन आपके पास तो एक निर्णीत शिक्षा पद्धति थी। उसने प्रतिनिधिमंडल से सवाल किया कि अगर आपके पास एक निर्णीत शिक्षा पद्धति नहीं होती, तो भारत इतने बड़े बड़े विद्वान कहां से पैदा करता। उनमें से कुछ विद्वानों के नाम राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है, उसके हिंदी वर्जन के परिचय में पेज नंबर 5 पर लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। यह सवाल किया। यह घटना हैदराबाद में जब मैं था शिक्षा महाविद्यालय में, तो प्रोफेसर राम निरंजन पांडे जो उस प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे, उन्होंने शेयर किया हम लोगों से। हमने कहा गुरुदेव इसको लिख के दे दीजिए। कहा अरे भगवंतम कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लो। कौन पढ़ता है इतना भाई, आप लिख के दे दीजिए, हम इसे कॉलेज की पत्रिका में छापेंगे और कभी बोलेंगे तो कह सकते हैं, कुछ नहीं तो आपका लिखवा फॉरवर्ड कर देंगे, जैसे अभी कौशल भाई को कर दिया। उसने एक और बात बताई। उसने कहा मेरे गुरु भारत के थे, उनके समानांतर एक भी विद्वान पूरे अमेरिका में नहीं है, लेकिन जब मैं पढ़ता था तो मेरे गुरु का समानांतर कम से कम उस गली नहीं तो हर दूसरी गली में तो मौजूद था।
ये भारत, और ये बहुत पुरानी बात नहीं। उसने कहा कि मेरी सलाह है कि आप अपने देश की शिक्षा व्यवस्था का ठीक से अध्ययन करें और अपने यहाँ लागू करने की व्यवस्था करें। लेकिन दुर्योग ये है कि यह देश अभी तक नीति बनाना एक काम है, उसे लागू करना नीति बनाने वाले का काम नहीं है, उसे लागू करना दो लोगों के ऊपर निर्भर करता है, एक सरकार के ऊपर। और सरकार के ऊपर जब बात आती है तो मुझे कमाल पाशा याद आते हैं। ज्ञानदेव भाई से चर्चा में यह बात नाम याद आ गया फट से। जब वो टर्की का शासक बनता है, अध्यक्ष बनता है, तो अपने लोगों को बुलाता है और कहता है कि कितने दिन लगेंगे। कोई कितना दिन बताता है, कोई कितना दिन बताता है। कहता है ये सारा समय पूरा हो गया, कल 10 बजे से इस देश में टर्की में काम होगा। हमारा दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा नेतृत्व नहीं मिला, एक बात। लेकिन केपी पांडे ने कहा ना कि नए मौसमों का पता बता, जो गुजर गया वो गुजर गया। हमें ऐसा नेतृत्व नहीं मिला, इसलिए हम रोते नहीं बैठने वाले। दूसरा है, किसी नीति को लागू करने का जिम्मा हमारे आप जैसे लोगों पर है, जनता पर है। जैसा अभी कुलपति जी ने बताया कि जहां भी हैं, यानी चिराग जहां रहेगा वहीं रोशनी बिखेरेगी। जहां है वहां तो कोशिश करें। एक बात हम अपने स्तर पर कोशिश कर सकते हैं, और इसके लिए पहली बात वही मैं फिर दोहराता हूं, मानस निर्माण करने की है, मन स्थिति बनाने की है, अपने आप को पहले तैयार करने की है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं। सरकारों का काम अपना है, वो करेंगी नहीं करेंगी, नीति आ गई, सरकार प्रतिबद्ध भी है। लेकिन एक दूसरी कहावत भी है कि घोड़े को आप पानी के किनारे तक ले जा सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती पिला नहीं सकते, एक बात। लेकिन अगर वो पानी प्यासा है और उसे पानी की तलाश हो गई तो वो अपनी सारी लगाम वगैरह छटक करके और पहुंच जाएगा वहां। जरूरत इसकी है कि लगाम छटका के पहुंचना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, जैसा अभी अवधेश भाई ने कहा, हम लोग बैठे बैठे चर्चा कर रहे थे। भाई हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हर विषय हिंदी में ही होता था, तो किताबें लुप्त कहां हो गई, एक बड़ा सवाल। मान लीजिए लुप्त हो गई तो तैयार हो जाएंगी। लेकिन इन सब के लिए पहली बात मन स्थिति तैयार करने के साथ अपने पर भरोसा, अपने पर भरोसा ये पहली शर्त है। और जब अपने पर भरोसा होगा तो व्यक्ति का आत्मसम्मान जग जाएगा। हम अध्यापकों की जिम्मेदारी है कि अपने विद्यार्थी का आत्मसम्मान पहले जगाएं, ताकि वह अपने आप से प्रेम कर सके, खुद से। विवेकानंद जी ने कहा है कि जो नास्तिक वो नहीं है जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, नास्तिक वो है जो अपने आप पर विश्वास नहीं करता। इसलिए वो अपने पर विश्वास करना सीखे, और जब अपने पर विश्वास करना सीखेगा तो वो अपनी परंपरा पर भी विश्वास करना सीखेगा, अपने देश पर विश्वास करना सीखेगा, अपनी भाषा पर विश्वास करना सीखेगा। और जब इतना सीख जाएगा तो दूसरों को भी सिखा लेगा, बता देगा। क्योंकि हम लोग पढ़ते थे जब, आपकी तरह नौजवानों की तरह जब थे, तो एक हमारे मित्र थे, वो कहते थे कि वो फूल न तू कांटा ही सही, कुछ बाग में अपनी साख तो रख। हमको अंग्रेजी नहीं आती, तो हीन भावना में आने के बजाय, मुझे भी अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन किसी अंग्रेजदा के सामने न मेरी नजर नीची हो सकती है, क्योंकि वो तुमको अच्छी अंग्रेजी आती है, हमें अच्छी हिंदी आती है। हरियाणा भाई, इसमें हिंदी की क्या बात है। मैं अपनी भाषा में बोल सकता हूं, अपनी भाषा में सोच सकता हूं, अपनी भाषा में व्यक्त कर सकता हूं। और भारत ने जितना भी विकास किया, जितने बड़े बड़े, जो उस अमेरिकी विद्वान ने अपने इस प्रतिनिधिमंडल को समझाया, तो भारत का विकास भारत की भाषा में हुआ था, भारत की जमीन पर हुआ था। लंबी बात हो जाएगी, समय ज्यादा हो गया है। कौशल भाई टाइम हो तो बता दीजिए। लंबी बात हो जाएगी, लेकिन आप चाहें एक छोटी सी घटना बता के छोड़ दूंगा कि हमारी पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था प्रशिक्षण प्रधान थी। हैदर अली ने कर्नल कूट की नाक काट लिया,
जब वो बंदी बना लिया गया, प्राण की भीख मांगने लगा, तो कहा जाओ अपने आप तो नाक, कहते ना नाक कट जाएगी, नाक काट के छोड़ दिया। सेना में सिपाही तो भारत के, उसने कहा साहब परेशान ना हो, ये नाक जुड़ जाएगी। कर्नाटक में शिमोगा के पास एक गांव में ले गया, नाक जुड़ गई, नाक जुड़ गई। ये जो हम मैकाले को दोष देते हैं ना, अगर उसकी नाक न जुड़ी होती तो मैकाले न आया होता। थोड़ा और पीछे जाइए, उसकी नाक जुड़ गई साहब। वो जाकर के कहा कि अरे, जाके लंदन में बताया कि हमारे यहाँ तो ये विधा ही नहीं है। उसके बाद मैकाले का प्रादुर्भाव होता है, लेकिन उसके पहले वहां के डॉक्टरों का दल हमारे शिमोगा के बगल में उस गांव में उस वैद्य के पास आकर के राइनोप्लास्टी सीखते हैं, और उसके बाद जब वो सीख लेते हैं तो कहते हैं कि आपको अधिकार नहीं है। अंग्रेज कहते हैं इसको बंद करो, आपके पास डिग्री नहीं है। हमने गांव में अपने बचपन में देखा है कि गांव में ऑपरेशन कर देता था नाई, यानी जर्राह, ठीक है ना। पेरियार एक कौम है, उनका पेशा है जर्राही, पुश्तैनी पेशा है। होता क्या था, नौजवान आदमी ऑपरेशन करता था, बूढ़ा आदमी उसे गाइड करता था, और जो लड़का है उसे असिस्ट करता था। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता था। इसलिए हमारी पूरी की पूरी व्यवस्था, हमारी पूरी की पूरी परंपरा प्रशिक्षण प्रधान थी। हम उससे कट गए, अपनी जड़ों से कट गए। जरूरत है उन जड़ों से जुड़ने की, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नारा तो होता है, लेकिन धारणाक्षम विकास वह होगा, हम अगर चलते हैं रास्ते में ना, तो एक पैर आगे बढ़ने के लिए एक पैर उठता है, लेकिन एक पैर हमेशा जमीन पर रहता है। जो जमीन पर रहता है वो हमारी परंपरा है, और जो ऊपर उठता है वो आधुनिकता है, वो विकास है। आगे बढ़ने के लिए आधुनिकता और विकास भी जरूरी है, लेकिन जमीन पर टिके रहने के लिए हमारी परंपरा भी जरूरी है। धारणाक्षम विकास तब होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तब होगा, आज उसकी जरूरत। इसलिए अपनी परंपराओं से जुड़े रहकर, अपने आप पर भरोसा रखते हुए अगर हम शिक्षा की योजना बनाते हैं और व्यावहारिक स्तर पर उसे कार्यान्वित करते हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरह की गोष्ठियों का निश्चित तौर से एक यथार्थपरक फलितार्थ सामने आएगा। इसके लिए इस संगोष्ठी के आयोजकों को, इस विश्वविद्यालय को, और जो दो सह आयोजक हैं, भारतीय भाषा समिति और विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान, उनको साधुवाद देते हुए, मैं भी सर पहली बार ही इस परिसर में आया हूँ, तो इसलिए मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। कोई ऐसी चुभती बात हो गई हो तो माफ करना भाई। मैं कभी बोलता हूँ तो मैं कहता हूँ कभी कभी दिल से बोल जाता हूँ, क्योंकि वो आंखन की देखी होता है, अनुभव का होता है। अगर किसी को चुभी हो तो माफी मांगता हूँ। आपने इतना बढ़िया आयोजन किया इसके लिए, और ये यहीं रुक न जाए, ये चिराग, ये मशाल आगे भी चलती रहे। इसी आह्वान के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।